तत्व का प्रतीक है। तो अगर आपका अन्नमय कोश अच्छा होगा, सुव्यवस्थित होगा, तो आपका पृथ्वी तत्व अच्छा है। जिन लोगों का अन्नमय कोश ठीक से डेवलप नहीं हो पाता, पृथ्वी तत्व का कार्य क्या है? पृथ्वी तत्व जड़ है। पृथ्वी तत्व आपको धरती से पकड़ कर रखता है। तो जिन लोगों का पृथ्वी तत्व अच्छा नहीं होता है, उनके विचारों में एक तरह का स्टेबिलिटी नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि पृथ्वी का काम है स्थिरता देना। अगर पृथ्वी हटा दी शरीर से तो विचारों की स्थिरता चली जाती है और ये लोग ओवर थिंकिंग एटसेट्रा के एक तरह के लूप में फंस जाते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अन्नमय कोश जब डेवलप हो रहा हो, तो चाहे बच्चा हो या शुरू के कुछ साल हो जीवन के, कि अन्नमय कोश के प्रति हमारे जो संबंध है या हमारे जो विचार है वो अच्छे से डेवलप हो। जैसे मेरे पास कई पेशेंट्स आते हैं जो या तो अन्नमय कोश से पूरी तरह अन्नमय कोश से केंद्रित होते हैं, शरीर केंद्रित होते हैं, मतलब अपनी सुंदरता का इतना उनको ये रहता है कि हज़ारों लाखों रुपए के ब्यूटी प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, कई दिन खाना नहीं खाते ताकि वजन ना बढ़े। या दूसरे तरह के पेशेंट जैसे मैंने बताया कि शरीर के प्रति एक तरह की असहजता रहती है। ठीक है, जब अन्नमय असंतुलित रहता है, तब या तो शरीर केंद्रित जीवन रहेगा या फिर शरीर से पूरी तरह आप डिसोसिएटेड हैं या विमुख हैं। ऐसे दो तरह के हमें मानस शास्त्र में लोग देखने मिलते हैं। अगर आप शरीर केंद्रित जीवन है आपका, तो जैसे खाना खाने का एडिक्शन हो जाता है, या फिर ब्यूटी प्रोडक्ट्स यूज़ करने का एडिक्शन हो जाता है, या एक्सरसाइज करने का बहुत सीवियर एडिक्शन होता है कुछ लोगों को, तो ये शरीर केंद्रित जीवन है। क्योंकि अन्नमय कोश के प्रति मेरी जो भावना है वो ठीक नहीं है, तो मुझे हमेशा लगता रहता है कि मेरे शरीर में कुछ गलती है, तो मुझे अपना और सुंदर बनना है, पतला बनना है, लंबा बनना है। लोग हाइट बढ़ाने के लिए विविध दवाइयाँ लेते हैं। तो ये एक शरीर केंद्रित जीवन है। और दूसरा है शरीर विमुख जीवन। अध्यात्म की दृष्टि से शरीर विमुख जीवन होना अच्छा है, परंतु कुछ लोग होते हैं फिर शरीर से असहज महसूस करते हैं। जैसे कहीं जाना है तो वो नहीं जा पाएंगे क्योंकि उनको लगता है उनके शरीर में कुछ खराबी है, कुछ गलती है। ठीक है, वो सुंदर नहीं दिखते हैं। तो ये हो गया शरीर विमुख जीवन। और इसके आगे जाके परिणाम भयंकर हो सकते हैं कि ऐसे लोग फिर बाहर जाना ही बंद कर देते हैं, डिप्रेशन में जाते हैं, इत्यादि इत्यादि। अन्नमय कोश का विकास कैसे किया जाए? तो पहला विकास का जो स्तर है वो तो भगवान ने ही दिया है गीता में, युक्त आहार विहारस्य। ठीक है, परंतु इसमें भी आयुर्वेद की दृष्टि से देखा जाए तो हर एक मनुष्य की जो प्रकृति है उसके अनुसार आहार या विहार होना चाहिए। जैसे कोई मनुष्य आलसी है ऑलरेडी, ठीक है, सुबह उठ नहीं पाता है, और उसको मैं बोलूँगा कि तीखा खाना उसके शरीर के लिए अच्छा नहीं है, ठीक है, उससे रजस गुण बनता है या तमस गुण बढ़ता है, तो ऑलरेडी वो तमस गुण में है। और अगर मैं उसको तीखा खाना कम कर दूंगा तो उसकी तामसिकता और बढ़ेगी, उसके शरीर की जो उत्तेजना है या जो शक्ति है वो और कम हो जाएगी, तो वो और तमस में जाता रहेगा। ठीक है, परंतु कोई अध्यात्म का साधक है, उसको तीखा खाना नहीं है क्योंकि उसको सत्व की ओर बढ़ना है, तो उसको अगर मैं तीखा, कड़वा या खट्टा खाने बोलूँगा तो वो रजस और तमस गुण के प्रति बढ़ना शुरू होगा। तो आपको क्या खाना है और कब खाना है, कितना। जैसे अब हमारी आदत होती है कि हम 2 रोटी खा रहे हैं, 4 रोटी खा रहे हैं, पूरे वर्ष में जनवरी टू दिसंबर हम 4 रोटी खा रहे हैं। ठीक है, परंतु आयुर्वेद ऐसा नहीं कहता। आयुर्वेद कहता है कि ठंडी में भूख बढ़नी चाहिए, गर्मी में कम होनी चाहिए। उसके हिसाब से आपको आपकी रोटियों की संख्या या भोजन की संख्या कम करनी चाहिए। तो अन्नमय कोश के प्रॉपर विकास के लिए युक्त आहार विहारस्य, जो युक्त है, जो आपके लिए ठीक है, जो सम्यक है, वैसा आपका आहार विहार होना चाहिए। कुछ लोग होते हैं 1 घंटा एक्सरसाइज करेंगे तो जनवरी टू दिसंबर 1 घंटा एक्सरसाइज करेंगे, नहीं, परंतु गर्मियों में आयुर्वेद कहता है एक्सरसाइज कम करनी चाहिए, वर्षा में बढ़ानी चाहिए, विंटर में और बढ़ानी चाहिए। तो डिपेंडिंग अपॉन द सीजन आपको आपका आहार और विहार कंट्रोल करना चाहिए। और दूसरा, आपके अन्नमय कोश के प्रति आपके भाव कैसे हैं। तो बचपन से ही अपने जो घर में बच्चे हैं इत्यादि, इनको अन्नमय कोश के प्रति एक सहज भावना या सहज स्वभाव या अच्छे शब्दों का प्रयोग करना सिखाना चाहिए। ठीक है, मेरे अनुसार भीम प्राणमय कोश के प्रतीक है, क्योंकि भीम अथाह ऊर्जा, शक्ति, क्रिया के प्रतीक हैं। और उनकी जो प्राणमय की जो शक्ति है वो भीम में, और वैसे वो वायुपुत्र भी हैं, तो भीम मेरे अनुसार प्राणमय कोश के प्रतीक है। और प्राणमय कोश जितना विकसित और अच्छा होगा, उसी हिसाब से आपका शरीर का विकास और संवर्धन भी अच्छा होगा। तो जैसे बचपन का जो काल होता है, पैदा होने से 11-12 साल तक का जो काल होता है, वो प्राणमय कोश का काल है।
इस समय में आपका प्राणमय कोश बहुत तेजी से विकसित हो रहा है, ठीक है। इस समय पे माता पिता क्या करते हैं, जैसे क्योंकि मैं एक साइकोथेरेपिस्ट भी हूँ, तो माता पिता क्या करते हैं, बच्चा स्कूल गया, स्कूल से आया, फिर कराटे क्लास, आर्ट क्लास, स्केटिंग क्लास, ट्यूशन्स, होमवर्क, और बच्चा 11 बजे तक काम कर रहा है, सुबह वापस 5 बजे उठ के स्कूल जा रहा है। प्राणमय कोश एक ऐसी एनर्जी है जिसका जितना उपयोग करना है वो तो करना ही करना है, उसका संचय भी उतना जरूरी है, ठीक है। तो अगर आप उसका दुरुपयोग कर रहे हैं या अधिक उपयोग कर रहे हैं, तो रात में जब बच्चा सो रहा है और जो प्राण शक्ति उसे चाहिए अपने शरीर का विकास करने के लिए, हाइट बढ़ाने के लिए, वेट बढ़ाने के लिए, बोन्स मसल्स बढ़ाने के लिए जो प्राण शक्ति की आवश्यकता है, उसकी शरीर में वो शक्ति बची नहीं है। वो 10-11 बजे आएगा, अपना बैग फेंकेगा, बेड पे पड़ेगा और सो जाएगा। तो आयुर्वेद कहता है क्योंकि ये कफ काल है या प्राण शक्ति का काल है, इस समय पे प्राण शक्ति का उपयोग तो करना ही करना है, पर उसका संचय भी उतना ही करना है। इसलिए ब्रह्मचर्य आश्रम जब प्राणमय कोश को हम अच्छे से संवर्धित करें, ताकि ये प्राण शक्ति के बैंक पे या एफडी पर हम आगे के 40, 50, 60 वर्षों में अच्छे से उस ऊर्जा का उपयोग कर सकें। भीम अनियंत्रित प्राण शक्ति का प्रतीक है, ठीक है। जब गुस्सा आया, प्राण शक्ति पूरी ऊर्जा से बाहर आएगी, चीज़ों को तोड़ेगी, लोगों को मारेगी। इसलिए अनियंत्रित प्राण शक्ति को नियंत्रित करना जरूरी है, और इसलिए आप देखेंगे महाभारत में हनुमान जी, जो कि नियंत्रित प्राण शक्ति के प्रतीक हैं, उसे कंट्रोल करते हैं। जब भीम नारायण अस्त्र के सामने नहीं झुक रहे हैं महाभारत युद्ध में, तो भगवान कृष्ण आके उन्हें कहते हैं कि झुको। तब तो किसी नियंत्रित प्राण शक्ति वाले को आपकी अनियंत्रित प्राण शक्ति को कंट्रोल करना पड़ता है, या उसका एक तरह से संवर्धन करना पड़ता है। और ये प्रतीकात्मक स्वरूप से हम महाभारत में देखते हैं, जब हनुमान जी या फिर भगवान भीम की अनियंत्रित प्राण शक्ति को कंट्रोल करते हैं। जब हमारा प्राणमय कोश या हमारी जो चेतना है प्राणमय कोश की या मानसिकता है, ये असंतुलित होती है, तो दो चीजें हो सकती है। या तो अधिक ऊर्जा होगी प्राण शक्ति की, जो आज हम मॉडर्न साइकोलॉजी में कुछ बच्चे होते हैं जो हाइपर एक्टिव हो जाते हैं, मतलब प्राण शक्ति बहुत अधिक है, कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, अनियंत्रित प्राण शक्ति है। इसलिए आजकल मॉडर्न मानस शास्त्र में भी कहा जाता है कि ऐसे बच्चों की शक्कर बंद करनी है, ऐसे बच्चों को अपनी श्वास का रेगुलेशन सिखाना है, क्योंकि उन्हें भी पता है कि एक्सेस ऑफ एनर्जी है, बहुत ज़्यादा एनर्जी है, इसे कंट्रोल करना ज़रूरी है। और दूसरा एक है जो मैं बहुत देखता हूँ हमारी प्रैक्टिस में, कि अच्छे 20-25 साल के युवक आते हैं मेरे पास, उन्हें किसी चीज़ कुछ करने का उत्साह ही नहीं बचा है जीवन, ठीक है। यह एक दूसरा आयाम है प्राण शक्ति का, जब ठीक से उपयोग नहीं हुआ है आपके बचपन इत्यादि में, जब आप में उत्साह ही नहीं बचता कुछ करने का, सुबह उठने का उत्साह नहीं, काम पर जाने का उत्साह नहीं, पूरे दिन घर में रहकर कुछ नहीं करना, ये प्राण शक्ति के दुरुपयोग का एक दूसरा पहलू है। या तो अधिक प्राण शक्ति है या प्राण शक्ति पूरी तरह डिप्लीटेड है। प्राण शक्ति के विकास के लिए हम क्या कर सकते हैं, बट उससे पहले एक और बिंदु है जो मॉडर्न साइकोलॉजी में हम उपयोग करते हैं। अगर मैं सपोज अभी ऐसे सांस ले रहा हूँ, क्या मैं बोल पाऊंगा? क्या मैं सहजता से आप लोगों से बात कर पाऊंगा? क्या मैं ग्रंथ पढ़ पाऊंगा? क्या मैं जप कर पाऊंगा? कुछ नहीं कर पाऊंगा। पर जब मेरी सांस नियंत्रित होती है, स्लो होती है, तब ये जो सारे सृजनात्मक कार्य है वो मैं कर सकता हूँ। तो प्राण शक्ति का आपका डायरेक्ट योग ग्रंथों में भी दिया गया है कि आपकी श्वास से रिलेशन है, श्वास से संबंध है। जितना आपकी श्वास पर कंट्रोल रहेगा, उतना आपका प्राणमय कोश का संवर्धन विकास अच्छे से होगा, उतना आपके प्राण शक्ति का विकास अच्छे से होगा। प्राणमय कोश का विकास कैसे कर सकते हैं? लय और पुनरावृत्ति, रेपिटेशन और रिदम, ठीक है। इसलिए बचपन में जब हम सीखते हैं कोई भी चीज़ को बार बार दोहराते हैं, जिससे शरीर में एक तरह की पुनरावृत्ति या लय आती है। पहले देखा जाए, पहले के समय में एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीखना बहुत मतलब आज से जब 20-25 साल पहले भी लोग कुछ ना कुछ डांस, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एट्सेट्रा सीखते थे, क्योंकि इससे एक लय के प्रति आपका ज्ञान बढ़ता है, आपका लय के साथ एक तरह का सामंजस्य या रेजोनेंस क्रिएट होता है, जिससे आपकी प्राण शक्ति में एक तरह की ऊर्जा या एक तरह का संवर्धन होता है। परंतु आज ऐसा है नहीं, ना आज हमारे दिनचर्या में लय है,
ना आज हमारी हमारी क्रियाओं में लय है, ना आज हमारे पढ़ाई मतलब पठन में लय है, ना कोई भी क्रिया में एक तरह का लय या एक तरह की रिदम नहीं है, सब कुछ हैफेजार्ड है। ठीक है, सुबह उठने से पहले, सुबह उठते ही आपका जो स्केड्यूल शुरू होता है, राजधानी ट्रेन की तरह हम बढ़ते रहते हैं। हम सिर्फ ऊर्जा का उपयोग कर रहे हैं, पर ऊर्जा को कहीं भी संचय नहीं कर रहे। तो जब हम कोई चीज़ लय से काम करते हैं, रिदम से काम करते हैं, तो प्राणमय कोश की वृद्धि होती है, प्राणमय कोश का संवर्धन होता है। दूसरा है दिनचर्या। जैसे आज भी जब पेशेंट्स मॉडर्न एलोपैथी डॉक्टर के पास जाते हैं और कहते हैं कि मुझे पेट की समस्या है, और ये रिसर्चेज है, बहुत सारे शोध हुए हैं इस पर, पेट की समस्या है, स्ट्रेस की समस्या है, या फिर डिप्रेशन है, या कुछ भी है, सबसे पहले चाहे वो एलोपैथिक वेस्टर्न मेडिसिन डॉक्टर हो, आयुर्वेद हो, होम्योपैथी, बोलेगा आपकी दिनचर्या ठीक करिए, समय से सोइए, समय से उठिए, समय से खाइए। इससे क्या होता है, आपके शरीर की एक जो बायो रिदम होती है, जो प्राण शक्ति, अगर मैं संस्कृत शब्द में कहूँ, जो एक प्राण शक्ति का संचार होता है, यह ठीक होना शुरू होता है। और जब यह ठीक होता है तो ऑटोमेटिकली शरीर अपने आप को ठीक करना शुरू करता है, अपने आप को इम्प्रूव करना शुरू करता है, अपने आप को एक इंग्लिश में बोल तो हील करना शुरू करता है। ठीक है, परंतु जब आप हैफेजार्डली रह रहे हैं, बिना किसी नियंत्रण या बिना किसी स्केड्यूल के रह रहे हैं, तो प्राण शक्ति को पता ही नहीं है कब उठना है, कब सोना है, कब खाना है, कब पीना है, कब खाना अंदर आएगा, कब खाना नहीं आने वाला है अंदर। तो प्राण शक्ति एक तरह से कन्फ्यूज्ड रहती है। और अंततोगत्वा, जो हमने डायग्राम देखा था, जब प्राण शक्ति का असंतुलन होगा तो शरीर पर असर आएगा, संबंधों पे असर आएगा, और आपके अध्यात्म पे भी असर आएगा। जब करने बैठे हैं शरीर के वेग तंग करेंगे, क्योंकि प्राण शक्ति असंतुलित है। ठीक है, ऊर्जा का संतुलन एवं सुनियोजित उपयोग और कर्मेंद्रियों का यथोचित प्रयोग। जैसे मेरे पास एक पेशेंट है, बहुत बड़े रेडियोलॉजिस्ट है मुंबई में। बचपन में जब वो ट्यूशन क्लासेस जाते थे, तो जब उन्हें शौच के लिए, दीर्घ शंका, लघु शंका के लिए जाना होता था, तो टीचर का रूल ऐसा था कि कोई नहीं जा सकता, और अगर आपको जाना है तो मार पड़ती थी आपको। तो ये जो मनुष्य थे, इसने अपनी जो वेग हैं, शरीर के जो कर्मेंद्रियों के वेग हैं, इनको बचपन से एक तरह से कंट्रोल करना शुरू किया, या दूसरी भाषा में बोलूं तो इस पर असहज कंट्रोल करना शुरू किया। और अंततोगत्वा क्या होता था, बच्चा छोटा था इसलिए वेग पैंट में ही वो कर देते थे। समय बड़ा, MBBS की पढ़ाई हो गई, अब बहुत बड़े रेडियोलॉजिस्ट हैं, अब उनका अपने वेगों पर कंट्रोल ही नहीं है। ठीक है, जब आप अपने कर्मेंद्रियों के वेगों को कंट्रोल असहज तरीके से करते हैं, तो आपकी प्राण शक्ति, आपका वात दोष शरीर में बिगड़ता है, और अंततोगत्वा आगे जाके पेट की बीमारियां, मूत्राशय की बीमारियां इत्यादि होने लगता है। श्वास का नियमन, जैसे मैंने कहा, आज अगर मॉडर्न शोधों की बात करूं, तो कई बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ ने कहा है कि 15 मिनट अगर मनुष्य ठीक से श्वास ले दिन में, ठीक है, जैसे मैंने एक रिसर्च पढ़ी थी कि जो लोग वेद मंत्रों का पाठ करते हैं, जब वेद मंत्रों का पाठ करते हैं तो एक तरह का लय और एक तरह का श्वास पर कंट्रोल आता है। तो एक रिसर्च हुई थी जिसमें 12 वेद मंत्र जो पठन कर रहे हैं उनके ब्रेन का MRI किया गया था, और जो वेद मंत्रों का पठन नहीं करते उनके ब्रेन का MRI किया गया था। क्योंकि श्वास का कंट्रोल है, लय है, रिदम है, इसलिए जो मस्तिष्क के जो सकारात्मक हिस्से थे, ये वेद मंत्र पठन करने वालों में अधिक विकसित थे, और नकारात्मक जो हिस्से थे वो कम विकसित थे या कम डेवलप थे। और जो वेद मंत्रों का पाठ नहीं करते, इनके वो जो हिस्से थे, सकारात्मक हिस्से, वो इतने विकसित नहीं पाए गए। तो जब हम हमारी श्वास पर दिन प्रतिदिन 10 साल से वो वेद पाठ कर रहे हैं, तो रोज़ आधा घंटा श्वास पर कंट्रोल आ रहा है, लय में पाठ कर रहे हैं, तो उससे उनके मस्तिष्क का संवर्धन हुआ, उनके मस्तिष्क के कई सकारात्मक हिस्सों का संवर्धन हुआ। महाभारत में अनुशासन पर्व में ये वाक्य आता है, जब भीष्म जी युधिष्ठिर जी से कहते हैं कि किसी वरिष्ठ को प्रणाम करने से आपको दीर्घायु प्राप्त होती है। अब ऐसे तो लॉजिकली मुझे कोई रीज़न पता नहीं है, पर जब किसी बड़े को प्रणाम करते हैं तो आपकी प्राण शक्ति में एक तरह का नियंत्रण आता है। इसलिए हनुमान जी ने भी भीम को झुकाया था, और भगवान ने भी नारायण अस्त्र के सामने भीम को झुकाया था। तो जब हम किसी बड़े को प्रणाम नहीं करते तो क्योंकि उसकी प्राण शक्ति हमसे अधिक है, वो हमारी प्राण शक्ति को सोख लेता है।
जब हम प्रणाम करते हैं तो हमारी प्राण शक्ति में एक तरह का सुनियोजन आता है जिससे हमें दीर्घायु प्राप्त होती है। ठीक है, कुछ प्रश्न है आपके लिए। अधिक तीखा खाने से आपके शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है आपको पता है? मतलब एसिडिटी होती है। अधिक ठंडा खाने से क्या होता है? कफ, सर्दी, हम सबको पता है। ये दो प्रश्नों का उत्तर बताइए। जप करने में अधिक आनंद आता है या गीता पढ़ने में? सबका अलग अलग होगा, इसका कोई रूल नहीं है। यात्रा जाने में अधिक आनंद आता है या विग्रह सेवा में? सबका अलग अलग है। अब इन प्रश्नों का उत्तर बताइए। आज आपकी भावना स्थिति कैसी है? हाउ आर यू फीलिंग टुडे? हाँ, यही सवाल क्रक्स है। हाउ आर यू फीलिंग टुडे? सबको अपने अपने उत्तर पता है? कोई एक दो उत्तर दे पाएंगे मुझे? हाउ आर यू फीलिंग टुडे? आज कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा, आप माता जी? प्रभु जी, इफ यू कैन डू द ऑनर्स, हाउ आर यू फीलिंग टुडे? हाँ, ओके ओके। सॉरी, सिंदूर सन। True. So Prabhuji is feeling proud. Yes, Prabhuji is feeling. आप you said excited क्योंकि कुछ नया सीखने मिल रहा है। या किसी ने गुड कहा, अच्छा महसूस हो रहा है, किसी ने शांत कहा। जब कोई हमारी शिकायत करता है, इसका मुझे उत्तर नहीं चाहिए, आपको कैसा अनुभव होता है? गुस्सा आता है, उदास होता है, उदासीनता होती है, फ्रस्ट्रेशन होती है? मैंने पिछले महीने एक टीचर्स का सेमिनार किया था। मैंने उनसे पूछा था कि आपको एक पेरेंट ने जाके प्रिंसिपल से आपकी कंप्लेन कर दी, आप कैसे रिएक्ट करेंगे उस कंप्लेन को? किसी के पास उत्तर नहीं था कि गुस्सा आएगा, उदास होंगे, हाइपर होके रिएक्ट करेंगे। मेरा प्रश्न आप सबसे ये है कि स्थूल जगत के जो सारे प्रश्न थे कि तीखा खाने से आनंद आता है, ठंडा खाने से क्या होता है, ये आपको पता है। विग्रह सेवा में आनंद आता है, जप करने में आनंद आता है, इसका भी उत्तर पता है। पर हमारे मन के संबंधित जब प्रश्न होते हैं तो क्यों हमें नहीं पता? अगर मन हमारे बंधन और मोक्ष का कारण है, इट इज द कनेक्शन बिटवीन फिजिकल रियलिटी एंड स्पिरिचुअल रियलिटी, देन व्हाई आर नॉट वी अवेयर ऑफ माइंड? हाउ विल इट रिएक्ट? वो कैसे अलग अलग सिचुएशंस में रिएक्ट करता है? अगर मुझे पता हो कि मेरा प्रधान स्वभाव गुस्सा है, तो मुझे पता है कि फिर मुझे क्या चीजें करनी है कि मैं गुस्सा ना। अगर मुझे पता है मेरा प्रधान स्वभाव उदास होना है, तो मुझे पता है कि मुझे लोगों से बात करनी है, रोज कुछ ऐसा करना है जिससे मुझे खुशी हो। पर मुझे अगर पता ही नहीं है कि मेरा मेन स्वभाव कैसा है, मेरा व्यक्तित्व कैसा है, तो मैं कैसे इसको सॉल्व करूं? और ऐसे लोग फिर जब जिनको मन के बारे में पता नहीं है, वो जब जप करेंगे तब भी उनको कुछ ना कुछ भाव आते रहेंगे, और जब एक्सरसाइज करेंगे तब, क्योंकि हमने वो हमारा वो जो चार्ट देखा, क्योंकि उनके मन में अलग अलग तरह की चीजें चल रही है, अलग अलग तरह की भावनाएं चल रही है, तो उनका शरीर भी स्थिर नहीं रहेगा, क्योंकि शरीर पर भी कोई ना कोई व्याधि का असर रहेगा। जैसे बहुत ज्यादा गुस्सा वाला इंसान है, स्ट्रेस वाला इंसान है, तो उसको एसिडिटी होनी ही है, उसको कब्ज की शिकायत होनी ही है, इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है, तो जब मन, ये दोनों, महाराज ने कहा था, इट कनेक्ट्स द जीवा टू ईश्वर। मन इज द फैकल्टी दैट कनेक्ट्स जीवा टू ईश्वर। So if you don't know about man, you cannot solve the jiva, neither you can reach Ishwar. ठीक है, this is Maharaj's word. So कुछ साल पहले, जब 10 साल पहले ये सेमिनार मेरे टीचर्स मुझे सिखाते थे, तब हम एक वर्ड की बात करते थे, इमोशनल इंटेलिजेंस। जैसे कैसे थे, इमोशनल कोशेंट आपने सुना है? जैसे इंटेलिजेंस कोशेंट है, वैसे इमोशनल कोशेंट। मेरी भावनाएं क्या हैं, मेरे सामने वाले की भावना क्या है, ये दोनों भावनाओं को समझकर मैं अपना जो इनके साथ व्यवहार है ये कैसे बदलता हूँ, ये है इमोशनल कोशेंट या इमोशनल इंटेलिजेंस। परंतु आज हम बात कर रहे हैं इमोशनल लिटरेसी की। जैसे अक्षर पढ़ना लिटरेसी कहा गया है, वैसे अपने भावों को समझना सबसे पहले जरूरी है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स जब मैं प्रश्न पूछता हूँ तो आई एम फीलिंग ओके, आई एम फीलिंग गुड, बट ओके एंड गुड, these are not emotions, these are your states। ये आपका स्टेट ऑफ बीइंग है। इमोशंस कौन से? ये 8 इमोशंस हैं।
और इमोशंस हैं, बट ये 8 इमोशंस। या तो मैं प्रसन्न फील कर सकता हूँ, आत्मविश्वासी कॉन्फिडेंट फील सकता हूँ, क्रीडामय, प्रीतिपूर्ण, लव्ड। इनके ट्रांसलेशंस थोड़े गड़बड़ हो सकते हैं, परंतु ये बेसिक इंग्लिश वर्ड्स। तो ये 8 इमोशंस जब तक आप इसे रूट डाउन नहीं कर सकते या पहचान नहीं सकते, तब तक इनको प्रोसेस करना मुश्किल। एक एक्सरसाइज करेंगे, आप अपनी आंखें बंद करिए और कोई भी एक पेनफुल मेमोरी, कोई भी मेमोरी जो आपको बार बार सताती है, उसे याद करिए। और जब वो आप मेमोरी को देख रहे हैं, तो देखिए आपका भावना क्या है उसके पीछे। उस स्मृति में आपको गुस्सा आ रहा है, आप उदास फील कर रहे हैं, आप भयभीत फील कर रहे हैं, लज्जित फील कर रहे हैं, घृणास्पद फील कर रहे हैं। और जैसे ही वो भावना आपके सामने आती है, देखिए शरीर का कोई एक ऐसा हिस्सा है क्या जो उस भावना को रिएक्ट करता है। जैसे मुझे पेशेंट्स बोलते हैं छाती में भारी लगता है जब उदासीनता आती है, जब गुस्सा आता है तो सिर भारी होता है। तो कोई ना कोई शरीर का एक हिस्सा होगा जो उस भावना से जुड़ा है। जब तक आपको आपकी भावना नहीं पता है, तब तक आप उस भावना को प्रोसेस नहीं कर पाते। ये जो अभी हमने किया, ये मॉडर्न साइकोथेरेपी की एक टेक्निक है कि हम शरीर में उस भावना को ढूंढते हैं, और जब हमें उसकी उसकी जो जगह है वो पता चल जाती है, तब उसको प्रोसेस करना ईजी हो जाता है। ये तो सब कुछ यहाँ चल रहा है, गुस्सा भी आ रहा है, उदासीनता भी हो रही है, खुशी भी हो रही है, सब इधर पूरा कॉकटेल चल रहा है, ठीक है। इसलिए उसको प्रोसेस भी नहीं कर पाते। मेरे अनुसार, जितनी मेरी समझ है, अर्जुन मनोमय कोश के प्रतीक। पहले एक एक्सट्रीम अर्जुन का हमें दिखता है जब दृढ़ संकल्प शक्ति, हीरो, परफेक्शनिस्ट, वो जो उनकी सारी अच्छी क्वालिटीज है वो हमें देखने मिलती है। पूरी पूरी महाभारत में जितना मेरा अध्ययन है, जितना मैंने गोविंद प्रभु से समझा है, एक ही ऐसा पर्व है या एक ही ऐसा इंसिडेंट है जब अर्जुन को अपनी क्षमता पर डाउट होता है। वो है मौसल पर्व में, जब भगवान नहीं है पृथ्वी पर और कुछ लोग उन्हें घेर लेते, कुछ लुटेरे घेर लेते और अर्जुन उनसे झगड़ नहीं पाते या फाइट नहीं कर पाते, तभी क्षमता पर डाउट। उसके अलावा पूरी महाभारत में कहीं भी ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं है जहां अर्जुन को अपनी क्षमता पे डाउट। दृढ़ संकल्प शक्ति, बचपन से ही पता है कि मुझे श्रेष्ठ धनुर्धर बनना है। पाशुपतास्त्र चाहिए, मतलब चाहिए, संकल्प शक्ति के प्रतीक है अर्जुन। कलाओं में निपुण है, मन, जल और कला, ये तीनों में एक तरह का सामंजस्य है। अगर आपका मन जल के तरह है और रस, आपने सुना है नवरस थ्योरी, नवरसाज रस, तो जब आपका मन आपके कंट्रोल में है या आपका मन सहज है, तो आप कलाओं में क्रिएटिव रहेंगे। इसलिए अर्जुन कलाओं में भी निपुण थे। चाहे वो बाल, जब वो सैरंद्री, जब वो वहां थे तो बाल बनाने की भी उनकी कला थी, डांस और संगीत की भी कलाओं में निपुण थे, तो कलाओं में भी प्रतीक थे। पर जब जब संबंधों की बात आई है, प्रणों की बात आई है, तब उनके मन का एक दूसरा पार्ट हमें देखने मिलता है। अर्जुन विषाद योग तो आप सबको पता है, मुझसे ज्यादा पता है। अभिमन्यु के मृत्यु के बाद तुरंत प्रतिज्ञा लेना, फिर भगवान ने उनको कंट्रोल किया या उनके लिए मार्ग निकाला। एक ऐसा पर्व है जब वो ब्राह्मण पुत्र को नहीं बचा पाते, तब भी उन्होंने प्रतिज्ञा ले ली कि मैं नहीं बचा पाऊंगा, इसलिए मैं आत्मदाह करूंगा, ठीक है। दूसरा, युद्ध के समय पे उन्होंने एक प्रतिज्ञा ली थी कि जो भी मेरे गांडीव के बारे में अपशब्द कहेगा, मैं उसे मार दूंगा। तो युधिष्ठिर महाराज ने युद्ध के 16वें या 17वें दिन कुछ अपशब्द कहे कि तुम्हारा गांडीव का त्याग कर दो, तुमसे नहीं, कुछ तो भी ऐसा ही है, त्याग कर दो, तुमसे नहीं हो पा रहा। तो वो युधिष्ठिर महाराज को मारने निकल गए थे। हर एक इंसिडेंट में भगवान ने कंट्रोल किया है, ठीक है। युधिष्ठिर जी को जब मारने निकल गए थे तो भगवान ने कहा कि किसी को अपशब्द कहना उसको मारने के इक्वल है, तो तुम युधिष्ठिर को अपशब्द कह दो तो आपकी प्रतिज्ञा पूर्ण हो जाएगी, ठीक है। अभिमन्यु की मृत्यु के जो बाद उन्होंने संकल्प लिया था, तब उन्होंने फिर भगवान ने पूरा जो भी कार्य किया ताकि जयद्रथ की वध हो सके। तो भगवान ने जब जब उनका मन भावनात्मक अस्थिरता की वजह से कुछ ऐसे वैसे संकल्प लिए, तब तक भगवान ने उसे कंट्रोल किया या उसे रोका है। मनोमय कोश का विकास, सबसे पहले तो जो आज हमने देखा
विविध भावनाओं को सबसे पहले पहचानना, चाहे वो हमारे बच्चे हो चाहे हम हो, हमें किस समय क्या महसूस होता है ये हमें पहचानना जरूरी है। जैसे जैसे आप ये पहचानेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, तब तब आपको समझेगा कि मेरा प्रधान भाव गुस्सा है, उदासीनता है, घृणा है, क्या है। तब आप उस भाव पर काम कर सकते। जब आपको पता ही नहीं होगा कि आपका प्रधान भाव क्या है, तो फिर काम तो हो ही नहीं सकता उस पर। दूसरा है अपने व्यक्तित्व को पहचानना। जब जब आप ये एक्सरसाइज करेंगे धीरे धीरे 15, 20, 25 दिन में, आपको समझेगा कि कौन सी सिचुएशन में मैं असहज होता हूँ, कौन सी सिचुएशन में मुझे गुस्सा आता है। तब मुझे समझेगा कि ठीक है, जब मुझे कोई अपशब्द बोलेगा तो मैं उदास नहीं होता हूँ, गुस्सा होता हूँ। तो फिर ऐसी सिचुएशन से अपने आप को दूर करना, ठीक है, तब मन पर कंट्रोल आएगा। गुरु या मार्गदर्शक की आवश्यकता, मन को कंट्रोल करना आवश्यक है, इसलिए किसी मेंटर या किसी गुरु के मार्गदर्शन में रहना। जैसे मैं भी थेरेपिस्ट हूँ, मैं भी अपने सीनियर के पास जाता हूँ जब मुझे कभी इश्यूज होते हैं। मैं खुद पेशेंट्स देखता हूँ, बट मुझे जब इश्यूज होते हैं तब मैं अपने गुरु या अपने टीचर के पास जाता हूँ अपने मन पर काम करने के। ज्ञानेंद्रियों का उचित उपयोग, क्योंकि मनोमय कोश में ज्ञानेंद्रिय भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसका एग्जाम्पल मैं ऐसे देता हूं कि अगर आज से 100 वर्ष पहले अगर हम पैदा हुए होते, तो पैदा होने के बाद कौन से तरह के रंग हमें दिखते? एनी लाइक सपोज मैं 100 वर्ष पहले पैदा हुआ हूं, तो क्या तरह के रंग इत्यादि हमें दिखेंगे? आज जैसे मैं हूं तो मुझे ऑरेंज दिख रहा है, ब्लैक दिख रहा है, रेड दिख रहा है, ब्लू दिख रहा है, येलो दिख रहा है। पर आज से 100 वर्ष पहले या 200 वर्ष पहले जब कोई बच्चा पैदा होता था, तो इतने ग्लॉसी कलरों या ब्राइट कलर्स का उपयोग नहीं होता था। मैट फिनिश के नेचुरल कलर्स, या अगर मैं जंगल में पैदा हुआ था तो मैं क्या देखता? सिर्फ हरा दिखता, नीला दिखता, और कुछ नेचर में आप देखेंगे तो यही कलर प्रधान है। हरा प्रधान है, नीला प्रधान है, लाल पीला या तो डेंजर का प्रतीक है या तो सेक्सुअल, जब 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 अलग अलग पक्षी अट्रैक्ट होते हैं अलग अलग फलों के प्रति, उसका प्रतीक है। तो रेड, येलो, ये सब कलर जो आंखों को अट्रैक्ट करते हैं वो बहुत कम होते हैं, 10, 15, 20% होते हैं। तो आज जब बच्चा पैदा होता है तो उसके सामने मोबाइल होता है, और उस मोबाइल में एक साथ 25 कलर एक साथ एक स्पीड में चल रहे हैं। उससे क्या होता है, आपकी जो ज्ञानेंद्रियों की जो शक्ति है, ये रिसर्च भी हुई है जर्मनी या स्विट्जरलैंड में कहीं, कि जो बच्चों को मैट फिनिश के नेचुरल कलर्स पहले कुछ वर्षों में दिखाए गए और जिनको ब्राइट मोबाइल के कलर्स दिखाए गए, तो उनके ब्रेन डेवलपमेंट में क्या फर्क आता है। ठीक है, तो ज्ञानेंद्रियों का सही उपयोग, चाहे वो 1 साल का बच्चा हो या चाहे हम हो, ज्ञानेंद्रियों का सही उपयोग करने से मनोमय कोश डेवलप होता है या उसका विकास होता है। तो हम क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या क्या सूंघ रहे हैं, जैसे अच्छी कोई सुगंध लेंगे तो ऑटोमेटिकली मन में एक प्रसन्नता उत्पन्न होगी, और कोई बुरी गंध होगी तो ऑटोमेटिकली मन निराश होगा या उदास होगा, एक्सेट्रा। तो हमारे ज्ञानेंद्रियों का उचित उपयोग करने से ऑटोमेटिकली मनोमय कोश में एक तरह का संवर्धन होता है, एक तरह का विकास होता है। इमोशनल हाइजीन, जैसे मुझे यहाँ कट हो गया है तो मैं कोशिश करूंगा कि इसमें मिट्टी ना जाए, इसमें किसी का हाथ ना लगे या इसमें इन्फेक्शन ना हो। वैसे ही आज मॉडर्न मानस शास्त्र में हम इमोशनल हाइजीन की बात करते हैं, अर्थात जो चीज आपको दिन प्रतिदिन, चाहे वो बॉस हो, पड़ोसी हो, कोई भी हो, अगर दिन प्रतिदिन आपको तंग कर रहा है, तो ऐसे लोगों से दूरी बनाना और अपनी मन की शांति को अचीव करना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन उनके साथ झगड़ा करके वो चीज को सॉल्व करना। ठीक है, हु इज द ओपोनेंट ऑफ अर्जुना? कर्ण। मन को दूषित करने वाला अगर साइकोलॉजी के हिसाब से कोई इमोशन है तो वो अहंकार है, ईगो है। एंड अर्जुन इज ऑपोजिट कर्ण। कर्ण किस चीज का प्रतीक है? अंग्रेजी में मानस शास्त्र में 2 शब्द है, सेल्फ वर्थ और सेल्फ एस्टीम। मैं मेरे बारे में क्या सोचता हूं, ये मेरा सेल्फ वर्थ। आप लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं और मुझे कॉम्प्लीमेंट देते हैं नहीं देते, ये मेरा सेल्फ एस्टीम। ठीक है, ये दोनों का जब सामंजस्य होगा या इक्वल रहेंगे तब सेल्फ कॉन्फिडेंस बनता है। ठीक है, अगर मैं मेरे बारे में बहुत अच्छा सोचता हूं तो ईगो, सुपीरियोरिटी। अब कर्ण को देखिए, उसे पता है उसकी क्षमताएं कितनी है, उसको पता है वो अंग देश का राजा है, उसको पता है वो श्रेष्ठ धनुर्धर है, फिर भी वो सेल्फ एस्टीम के पीछे जो कर रहा है, सेल्फ एस्टीम के पीछे कर रहा है।
क्योंकि उसे सबसे वैलिडेशन चाहिए कि तुम श्रेष्ठ धनुर्धर हो, तुम श्रेष्ठ धनुर्धर हो, तुम श्रेष्ठ धनुर्धर। तो ये है एक ऐसा व्यक्ति जिसको पता है अंदर क्या है, बट अपनी इंफीरियोरिटी के कारण बाहर से वो प्रयत्न कर रहा है कि उसके अंदर अंदर का जो अहंकार है, ईगो, ये बढ़े। मेरे अनुसार महाराज युधिष्ठिर विज्ञानमय कोश के प्रतीक, क्योंकि विज्ञानमय कोश के जो भी सारे कार्य होते हैं, बुद्धि हो, स्मृति हो, अलग अलग धर्मशास्त्रों से अलग अलग चीजें लेकर नियमबद्धता हो, नियम, ये सारे कार्य महाराज युधिष्ठिर में कहीं ना कहीं हमें देखने मिलते हैं। धैर्य दिखता है, स्थैर्य दिखता है, तितिक्षा दिखती है। अलग अलग जो विज्ञानमय कोश के जो अलग अलग हमारे मस्तिष्क के जो अलग अलग कार्य है वो हम महाराज युधिष्ठिर में देखते हैं। जैसे नियमबद्ध, उनकी हानि हो रही है पर फिर भी जब नियम लिए हैं तो वो नियमों का पालन करना है, नियमों को तोड़ेंगे नहीं, चाहे वो युद्ध हो, चाहे वो द्यूत सभा के नियम हो, कोई भी नियम हो। बुद्धि, यक्ष प्रश्न में हमें देखने मिलता है कि कैसे उनका अपनी बुद्धि पे कंट्रोल था और कैसे उत्तेजित ना होकर उन्होंने हर प्रश्न का सही 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 उत्तर दिया। स्मृति, महाभारत में ऐसे वर्सेस है जहां वो स्मृतियों को कोट करते हैं, स्मृतियों के श्लोकों को जैसे के तैसे रिपीट करते हैं। तर्क एवं विश्लेषण, अज्ञातवास में जब वो कंक का कर रहे थे तो उनके तर्क और विश्लेषण का भी हमें एक तरह का पहलू देखने मिलता है। और धैर्य तो है ही, क्योंकि इतनी सारी चीजें करने के बाद भी उन्होंने अपना धैर्य नहीं खोया। परंतु जब विज्ञानमय कोश असंतुलित होता है या असंतुलित विज्ञानमय मानसिकता से क्या होता है? अति नियमबद्धता, मैं अपने नियमों से इतना पकड़ कर हूं अपने नियमों को, कुछ भी हो जाए मैं अपना नियम नहीं छोड़ूंगा। चाहे कुछ, भीष्म में भी हम आप ये देखेंगे, बाकी सबों में भी देखेंगे कि जब हम बहुत ज्यादा नियम से आसक्त हैं, अपने नियमों से बंधे हैं, अति नियमबद्धता है, तो वो असंतुलित विज्ञानमय कोश का प्रतीक है। मतलब फीलिंग चली गई है, रिजल्ट क्या होने वाला है, एंड रिजल्ट वो भी चला गया है, बस मुझे अपना जो नियम है उसको पकड़ कर चलना है। निर्णय लेने की ऐसे लोगों की क्षमता में कमी आ जाती, क्योंकि उनके दिमाग में असंतुलित तरीके से इतनी सारी चीजें एक साथ चलती है कि वो कभी भी सही निर्णय नहीं ले पाते या निर्णय लेने में बहुत देरी करते हैं। बेसिकली ओवर थिंकर्स जो होते हैं उनका विज्ञानमय कोश ब्लॉक्ड होता है। ये विज्ञानमय कोश की विविध क्षमताएं हैं, चाहे वो स्मृति हो, सृजनशीलता हो, कल्पना शक्ति, बुद्धिमत्ता, संज्ञान, कॉग्निशन, लॉजिक, रैशनैलिटी, कॉम्प्रिहेंशन। जैसे जब मैं साइकोलॉजिस्ट से बात करता हूं तो क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस में फर्क कोई बता सकता है? क्या हो सकता है? सृजनशीलता और बुद्धिमत्ता में क्या फर्क है? हम आईक्यू की तो बात करते हैं, मार्क्स की बात करते हैं, बट मोस्टली किसी को पता नहीं होता कि ये सारी चीजों में अंतर क्या है। हमारे ब्रेन के इतने अलग 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 कार्य है हमारे मस्तिष्क के, हमें पता ही नहीं होता। किसी, सपोज ये रिमोट काम करना बंद कर गया है, बिना रिमोट के मैं पीपीटी को कैसे चला सकता हूँ अलग 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 तरीकों से, वो है मेरी क्रिएटिविटी। यहाँ माउस से चला सकता हूँ, ये स्लाइड को इधर हाथ से स्क्रीन टच से चला सकता हूँ, ये मेरी क्रिएटिविटी है। कोई चीज को जल्दी सीखना, ये मेरी इंटेलिजेंस है। तो इंटेलिजेंस अच्छी या क्रिएटिविटी अच्छी? क्रिएटिविटी, क्योंकि आप जितना क्रिएटिव होंगे, जो बेस्ट इन्वेंटर्स हैं, चीजों को जो आविष्कार करने वाले लोग होते हैं वो क्रिएटिव लोग। इंटेलिजेंट इंसान फॉलो कर सकता है, तुरंत ये पीपीटी कैसे चलानी है मैं 5 सेकंड में सीख कर प्रेजेंटेशन दे सकता हूँ। बट क्रिएटिव इंसान ये पीपीटी बनाएगा, अलग अलग उसमें आयाम जोड़ेगा, इमेजेस जोड़ेगा, फॉन्ट जोड़ेगा, उसको नए नए तरीकों से आपके सामने प्रेजेंट करेगा। तो हम बच्चों में सिर्फ आईक्यू, इंटेलिजेंट इतने, मार्क्स कितने, इस पे फोकस करते हैं, बट मस्तिष्क की इतनी सारी अलग 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 क्षमताएं हैं जिन पर हम मॉडर्न एजुकेशन हो या कुछ भी हो फोकस ही नहीं करते। जैसे जब हम न्याय शास्त्र पढ़ते हैं, मैंने एक पॉइंट लिखा है, जैसे हम न्याय शास्त्र पढ़ते हैं तो न्याय शास्त्र में हमें बताया जाता है कि ये क्या है, तो सबसे पहला उत्तर बच्चा देगा रिमोट है। अब ये रिमोट है तो अब न्याय शास्त्र में बोला जाएगा ये रिमोट किस चीज से बना है? प्लास्टिक से बना है। ये किस रंग का है? ब्लैक कलर का है। इसके अंदर और क्या 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 पदार्थ है? तो हमारी सोच को पहले लेवल से और गहरे लेवल पर लेके जाना, ये हमारे विज्ञानमय कोश का काम है। प्राचीन काल में न्याय, मीमांसा और व्याकरण, ये 3 जो शास्त्र थे सबको पढ़ना अनिवार्य था, क्योंकि तीनों हमारी बुद्धि को अलग अलग तरह से संवर्धित करते थे।
न्याय हमें डीपली सोचने में मजबूर करता है, व्याकरण हमें बहुत सारी चीज़ों को एक साथ सोच के प्रोसेस करने पे मजबूर करता है, और मीमांसा एक चीज़ को छोटे 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 भागों में करके प्रोसेस करने में हमें 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 सिखाता है। पर आज जो मॉडर्न शिक्षा पद्धति का जो उपयोग है वो सिर्फ रट्टा मारना है, किसी कॉन्सेप्ट को समझना है और उसको पेपर पे जाके सिर्फ प्रस्तुत करना है, यहाँ पे आपका मॉडर्न एजुकेशन खत्म हो गया। तो जब हम होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करते हैं तो विज्ञानमय कोश की ये जो सारी फैकल्टीज हैं इन सबको डेवलप करना उतना ही अनिवार्य है। आप देखेंगे कि महाभारत में ऐसे कई पर्व आए जब युधिष्ठिर महाराज को कृष्ण जी ने अर्जुन को नियंत्रित किया है, उसके भाव को नियंत्रित किया है, पर विज्ञानमय कोश को नियंत्रित नहीं किया जा सकता, विज्ञानमय कोश को बढ़ाया जा सकता है। आज मुझे एक लॉ पता है, कल नया संशोधित लॉ है, परसों दूसरा संशोधित लॉ है। तो नारद मुनि ने इंद्रप्रस्थ के समय उन्हें राजधर्म सिखाया, फिर भीष्म जी ने अनुशासन पर्व के समय युधिष्ठिर जी को और ज्ञान दिया। तो विज्ञानमय कोश को बढ़ाना ही उसका संवर्धन करना है, मनोमय कोश को नियंत्रित करना है, विज्ञानमय कोश को बढ़ाना है। ठीक है, तो अलग अलग विद्याओं को सीखना, अलग अलग विद्याओं को ग्रहण करना और विज्ञानमय कोश को संवर्धित करने का एक ही जरिया है, एक ही मार्ग है। मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश को जब हम रिलेट करते हैं तो भावना और विचार में अंतर होना चाहिए। मुझे क्या महसूस हो रहा है, मेरी भावना क्या है और क्या मेरे मस्तिष्क की उपज है, ये दोनों में हमें फर्क पता होना चाहिए। मोस्ट ऑफ द टाइम जब मेरे पास कोई क्लाइंट आता है उसे पता ही नहीं होता कि ये दोनों में अंतर क्या है। व्हाट आर यू फीलिंग एंड व्हाट आर यू थिंकिंग, लोगों के लिए सब सेम है। ठीक है, थिंकिंग और फीलिंग में कोई अंतर ना होने की वजह से फिर अंदर ही अंदर वो मिक्सर चलता रहता है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, डिप्रेशन हो रहा है, एंजाइटी हो रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है लाइफ में क्या करना है, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है कि मैं डिप्रेस्ड फील कर रहा हूँ या मैं ये विचार कर रहा हूँ। तो ये सिखाना या ये सीखना कि विचार में क्या अंतर है और भावना में क्या अंतर है। और मेरे लिए आखिर में सहदेव जी आनंदमय कोश के प्रति, ऐसे महाभारत में वर्सेस है जिसमें सहदेव जी एक मंद मुस्कुराहट उनके मुंह पर हमेशा रहती है, एक सहज आनंद के बारे में उनका डिस्क्रिप्शन आता है, भविष्य के संकेत उन्हें मिलते हैं। ऐसे कुछ डिस्क्रिप्शन महाभारत में बहुत कम ही है बट आते हैं। तो यही आनंदमय कोश का प्रतीक है, क्योंकि शास्त्रों के हिसाब से आनंदमय कोश को डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता, आनंदमय कोश को सिर्फ महसूस किया जा सकता है। आप जॉय या प्रसन्नता को आप डिस्क्राइब पूरी तरह नहीं कर सकते बट उसे महसूस कर सकते हैं, और यही प्रतीक है कि सहदेव जी आनंदमय कोश के प्रतीक है। सारे जो हमने चारों कोश देखे अंत तो गत्वा सबके सब आनंदमय कोश के लिए कार्यरत है। मेरा ये रिमोट भी खुशी के लिए कर रहा हूँ, मेरी प्राण शक्ति का संचार भी खुशी के लिए हो रहा है, मेरे मन की भावना भी आनंदमय कोश के लिए है, और मैंने जो पीपीटी बनाई है ये भी अंत तो गत्वा आनंद के लिए है। तो आनंदमय कोश सब कोशों का फाइनल डेस्टिनेशन, और हमारी लाइफ में या मेरी प्रैक्टिस में आनंदमय कोश ही मिसिंग होता है। लोगों को, जैसे आयुर्वेद में सुश्रुत संहिता का ये श्लोक है, समदोष समाग्निश्च समधातु मलक्रिया प्रसन्न आत्म इंद्रिय मनाहा स्वस्थ इत्यभिधीयते। एक स्वस्थ मनुष्य का लक्षण क्या है, उसको प्रसन्नता महसूस होनी चाहिए। शरीर स्वस्थ है, ये स्वस्थ मनुष्य का सिर्फ एक लक्षण नहीं है, वो तो है ही है, बट आप आनंद कितना महसूस करते हैं, आप प्रसन्न कितना रहते हैं, आप दिन में कितनी बार प्रसन्न महसूस करते हैं, कभी विचार किया है? अब कितने रोज होते हैं, हफ्ते में एक बार होते हैं, 3 दिन में एक बार होते हैं, 15 दिन में एक बार होते हैं, प्रसन्नता आपको कब महसूस होती है? हमारी दैनिक प्रसन्नता, ऐसे बहुत सारे शोध हैं, ऐसा देखा गया है कि जो मनुष्य दैनिक रूप से खुश रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं, उनका हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, उनके शरीर के विविध जो दर्द होते हैं, आयु के साथ जो होने वाले दर्द होते हैं, ये सब में कमी पाई जाती है। क्योंकि जब आप प्रसन्न रहते हैं, शरीर में एक तरह का उत्साह, एक तरह का हीलिंग अपने आप होने लगता है। परंतु जब मैं आज प्रैक्टिस में, जैसे एक पेशेंट है मेरे पास, उनको मैंने बोला कि 5 ऐसी चीजों की लिस्ट बनाओ जो आपको खुशी महसूस करवाती है, उनके पास शब्द ही नहीं थे। 1 हफ्ता हो गया, 2 हफ्ता हो गया, उनको पता ही नहीं है किस चीज से उनको खुशी महसूस हो, लाइफ चल रही है बस, ठीक है,
कोई 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 संज्ञान ही नहीं है कि क्या चीज से खुशी होती है, क्या उदास होती है, कौन सा संबंध खुशी देने वाला है, कौन सा उदास करने वाला है, क्या क्रिया करने से खुशी, क्या वस्तु से खुशी, कुछ पता ही नहीं है। फिर धीरे धीरे हमने बचपन की उनकी स्मृतियां निकाली। अच्छा, मुझे डांस करने में मजा आता था, वॉक, नेचर में वॉक लेने से मजा आता था जब मैं 20 साल की थी। बोला करो, ट्राई करो, देखो इस अभी भी खुशी होती है क्या, नहीं होती है तो कुछ और ढूंढेंगे। पर जब आप प्रसन्न महसूस ही नहीं कर रहे हो तो डिप्रेशन तो आना ही आना है। ठीक है, तो मॉडर्न साइकोलॉजी में भी ऐसा कहा जाता है कि मनुष्य को दैनिक स्तर पे खुश होना चाहिए। आज अगर 1 से 10 में आप मन में ही सोचिए आप कितने खुश हैं आज, मुझे उत्तर की आवश्यकता नहीं, आप कितने खुश हैं आज आप, या आज आपने खुशी महसूस की पूरे दिन, आप जोर से हंसे हो या लगाओ कि अरे बढ़िया हो गया आज, आज कोई नहीं। या पिछले हफ्ते में ऐसा कोई कार्य जिसमें आप बहुत जोर से हंसे हुए, बहुत अच्छे से खुश हुए। आधे से समय, अभी यहाँ तो नहीं पूछ सकता, मेरी जब थेरेपी में प्रैक्टिस लेता हूँ तो ये पता ही नहीं होता पेशेंट्स को, क्योंकि कई कई दिन हो जाते हैं जब पूरी तरह से वो खुश हुए हो, जोर से हंसे हुए हो। आज आप कितने प्रसन्न हैं? आखिरी बार आप कब पूरी तरह प्रसन्न हुए? और कौन सी क्रिया, वस्तु, संबंध आपको प्रसन्न करे? अगर मुझे पता होगा कि मेरी माँ के साथ रहने से मुझे खुशी महसूस होती है, भाई के साथ रहने से मुझे गुस्सा आता है, तो मेरी मानसिक स्वास्थ्य के लिए मैं मेरी माँ के साथ ज्यादा रहूंगा या माँ से इंटरेक्ट करूंगा। ठीक है, भाई के साथ रहना थोड़ा कम करूंगा, क्योंकि मुझे पता है जब जब वहां जाऊंगा तब तक गुस्सा आने वाला है, क्योंकि वो कुछ नहीं करता। ठीक है, एक एक्सरसाइज करेंगे, आप अपना स्तर देखिए कितने कितने खुश हैं आज, मतलब एक नंबर दीजिए 1 से 10 के बीच में कितने खुश हैं आज, और आंखें बंद करिए। और 3 ऐसी स्मृतियों को याद करिए जब आपको किसी के लिए कृतज्ञता महसूस हुई हो। किसी ने आपके लिए कुछ किया, महाप्रसाद दिया, किसी ने कुछ सेवा की, कुछ हेल्प की, और आपको अंतर अंतर मन से खुशी महसूस हुई, ऐसी 3 स्मृतियों को याद करिए। और अब एक ऐसी स्मृति याद कीजिए जब आपने किसी के लिए कुछ किया हो, कृतज्ञता और दयालुता, ग्रैटिट्यूड एंड काइंडनेस। और अब देखिए आपके मन पे क्या परिणाम है, खुशी महसूस होती है वो स्मृतियों को याद करके। और जब हो जाए तब आप आंख, किस किस को अपने खुशी के स्तर में एक बदलाव दिखा ये 4 स्मृतियों को याद करके? मुझे तो होता है हमेशा, मेरे पेशेंट्स को भी होता है, बाकी पता नहीं। अगर आप ठीक से ये एक्सरसाइज करते तो ऑटोमेटिकली अंदर एक खुशी उत्पन्न होती, क्योंकि कृतज्ञता एक खुशी के मापदंड का एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है। ठीक है, आपको अपनी लाइफ, आपका जीवन वर्थ लगता है जब कोई आपकी सहायता करता है, कोई आपकी मदद करता है, कोई आपके लिए कुछ आउट ऑफ द वे जाके करता है, और एट द एंड वाइस वर्सा भी, जब आप किसी के लिए कुछ करते हैं तब भी ये महसूस होता है। आज मॉडर्न साइकोलॉजी में हैप्पीनेस क्वोशंट जिसे हम कहते हैं, इसका मैंने हिंदी ट्रांसलेशन आनंद गुणांक किया है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी। पहले जब हम साइकोलॉजिस्ट के पास जाते थे तो वो बड़े बड़े टेस्ट देते थे, डिप्रेशन, एंजाइटी, पर्सनैलिटी वगैरह वगैरह वगैरह, 10-12 अलग अलग टेस्ट होते थे, 400-500 क्वेश्चन। आज सबसे पहला टेस्ट जो दिया जाता है वो साइकोलॉजिकल वेलबींग, आप कितने खुश हैं, आप कितने सेटिस्फाइड हैं अपने जीवन से, ये दिया जाता है। अगर ये चीज स्थिर है तो बाकी ये सब बैलेंस किया जा सकता है, डिप्रेशन, एंजाइटी इत्यादि इत्यादि इत्यादि। और लास्ट जो महाभारत से मैंने सीखा वो है एडवर्सिटी क्वोशंट, प्रतिकूलताओं में स्थिरता। पांडवों को जब हम देखते हैं तो मैंने टोटल लगाया है, गलत हो सकता है, आगे पीछे हो सकता है, 30 से 40 वर्ष उनके महल से बाहर गुजरे जीवन के। महाराज पांडु की मृत्यु से पहले युधिष्ठिर महाराज 16 वर्ष के थे जब महाराज पांडु की मृत्यु हुई, तो लाइफ के पहले 16 वर्ष, फिर वनवास के 12 वर्ष, फिर लाक्षागृह के बाद 1 वर्ष, इत्यादि इत्यादि जब टोटल करते हैं और अर्जुन के वनवास के अलग वर्ष मिला दो तो अर्जुन के तो 42 वर्ष होते हैं, 42 वर्ष होते हैं टोटल। एडवर्सिटीज,
प्रतिकूलता, महल के बाहर की प्रतिकूलता को झेलने की उनकी जो क्षमता थी वो यहाँ ही डेवलप हो गई थी। तो चाहे राजपाट मिले न मिले, उनको तो आदत हो गई थी ये बाहर रहने की। और आज हम क्या करते हैं, जो हमें नहीं मिला वो हमारे बच्चों को मिलना चाहिए, इसलिए बच्चे ने 5 चेकलिस्ट दी, सबकी सब सबकी सब सबकी सब यस। बाहर जाना है यस है, बाहर खाना है यस है, गिफ्ट में आईफोन चाहिए, ये चाहिए। बच्चे को ना सुनने की आदत ही नहीं। और स्कूल्स ने और इसको बढ़ा दिया है। अब जैसे मैं कई स्कूल्स जानता हूँ, जैसे क्लास में 20 बच्चे हैं, 25 बच्चे हैं, 10 बच्चों 15 बच्चों को अपने हुनर की वजह से कोई तो प्राइज मिला, रीडिंग प्राइज, ड्राइंग प्राइज, फर्स्ट प्राइज। बाकी 10 को अजीब ना लगे इसलिए कोई ना कोई नया कंपटीशन बना के बेस्ट यूनिफॉर्म प्राइज, बेस्ट क्लेanलीनेस प्राइज, होमवर्क कंप्लीशन प्राइज, ये देकर बच्चों को क्या क्रिएट कर रहे हैं। बच्चों को अंदर से पता है ये मेरे लिए नहीं है। जैसे एक मेरे क्लाइंट की बेटी है, उसको कुछ तो भी होमवर्क बुक कंप्लीशन, मतलब सुंदर, मतलब मुझे वर्ड याद नहीं है, सुंदर होमवर्क बुक का कुछ प्राइज दिया था। अब उसको पता था ये प्राइस का कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। अब ऐसे बच्चे जब आगे जाके जाते हैं तो उनका एडवर्सिटीज, प्रतिकूलता झेलने की क्षमता ही नहीं होती है। वो जेनजी बच्चे होते हैं, फिर जरा सा कुछ हुआ हिलने लगेंगे, अरे आई एम फीलिंग डिप्रेस्ड, अरे आई एम फीलिंग एंशियस, ओके, दिस इज नॉट, दिस इज बियॉन्ड मी, दिस इज बियॉन्ड माई कैपेसिटी। फिर आगे जाके जो वगैरह वगैरह, जब एंजाइटी डिप्रेशन के जो चीज आप सुनते हैं न्यूज़पेपर इत्यादि में, ये बच्चे वो होते हैं। बचपन से ही अगर आपको प्रतिकूलता झेलने की क्षमता नहीं है, आप दुर्योधन को देखिए ना, जब ये 30-40 वर्ष जब अलग अलग वनवास इत्यादि में थे, व्हाट वाज दुर्योधन डूइंग? एक प्रसंग को छोड़ के दुर्योधन वाज कहीं स्पाइस छोड़ रही है, उसको ढूंढने के पीछे। अपनी क्षमता बढ़ाना या अपनी साधना या तपस्या करके विविध अस्त्रों को लेना इत्यादि जो अर्जुन ने किया, भीम ने किया, इत्यादियों ने किया, कुछ नहीं, सिर्फ इंजॉय और इनको कैसे मैं गिराऊं और इनको कैसे ढूंढ के अज्ञातवास के समय पता लगाऊं, ये किया दुर्योधन। इसलिए जब पहली बार पांडव आए तब दुर्योधन को एंजाइटी हुई कि मेरा राजपाट चला जाएगा। जब इंद्रप्रस्थ का समय आया तो डिवाइड हो रहा है, मेरा राजपाट चला जाएगा। युद्ध का समय आया, राजपाट चला जाएगा। हर जगह एंजाइटी है क्योंकि प्रतिकूलता झेलने की क्षमता ही नहीं, ठीक है। रिसर्चेज में, ये मॉडर्न रिसर्च है, मैं कहीं से नहीं बोल रहा हूं, जिन मनुष्य को प्रतिकूलता झेलने की क्षमता ज्यादा होती है, एक मॉडल है मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड। इसमें 5 अलग अलग जरूरतों की बात करते हैं। सबसे पहली जरूरत है रोटी कपड़ा मकान, फिजियोलॉजिकल नीड। दूसरी जरूरत है सेफ्टी, अर्थात मैं कितना सेफ महसूस करता हूँ, सुरक्षित महसूस करता हूँ परिवार से, भारत में, मुंबई में, घर में, स्कूल में, मंदिर में, ये सेफ्टी नीड है। लव एंड बिलोंगिंग, मेरे परिवार, मुझे प्यार करने वाले कितने लोग हैं, मुझे अपना मानने वाले कितने, ये तीसरी नीड है। चौथी है मेरा खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंस, जो हमने डिस्कस किया कर्ण में। और 5वीं है आध्यात्मिक नीड, ठीक है। ऐसा देखा गया है रिसर्चेज में, जिसकी प्रतिकूलता झेलने की क्षमता अच्छी होगी वो 5वीं नीड अचीव कर सकता, और जिसकी क्षमता अच्छी नहीं होगा वो बीच में ही कहीं छोड़ देगा ये पूरे पाथ। इन्हीं को हम बोलते हैं क्विटर्स, कैंपर्स एंड क्लाइंबर्स। ये मॉडर्न साइकोलॉजी का कॉन्सेप्ट है। जितना आप प्रतिकूलताओं को अच्छे से टैकल करते हैं, झेलते हैं, आप आपकी आध्यात्मिक नीड्स को भी उतना ही अच्छे से अचीव कर सकते हैं। और वही शायद भगवान ने कहा है, ठीक है, जो मैंने श्लोक दिए हैं उधर, समशत्रौ च मित्रे च तथा मान अपमान यो। ओके, प्रतिकूलताओं में स्थिरता के 4 आयाम हैं। पहला है कंट्रोल, आपका किस सिचुएशन या किस प्रतिकूलता पे कितना कंट्रोल है। ये भी मैंने मॉडर्न साइकोलॉजी से लिया है। कितना कंट्रोल है आपका उस सिचुएशन पे, आपका कितना भाग है उस प्रतिकूलता में। क्या वो प्रतिकूलता पूरी तरह मेरी वजह से है या अलग अलग लोगों का उस प्रतिकूलता में कंट्रीब्यूशन है। थर्ड, रीच, आपके जीवन के अलग अलग आयामों में उस प्रतिकूलता की रीच कितनी है। जैसे अगर बिजनेस में लॉस हो गया तो डेफिनेटली वो मेरी फैमिली को भी अफेक्ट करेगा, मुझे भी अफेक्ट करेगा, बिजनेस को भी अफेक्ट करेगा, बच्चों को। तो इस प्रतिकूलता की रीच ज्यादा है, ठीक है। पर छोटा मोटा कुछ प्रॉब्लम हो गया, कहीं प्रॉब्लम हो गया, तो वो मेरे तक ही सीमित है, इसलिए मेरे जीवन के दूसरे जो आयाम है, बिंदु है, उस पर वो कुछ असर नहीं कर। और एंड्योरेंस, इस प्रतिकूलता की अवधि कितनी है, 1 साल है, 6 महीने है, 3 महीने है, 2 महीने। ये 4 चीजों के बारे में जब इंसान सजग होता है या उसे समझ में आती है, तब ऑटोमेटिकली उसकी प्रतिकूलता झेलने की जो क्षमता है ऑटोमेटिकली बढ़ने लगती है। और अंततोगत्वा
आधुनिक सर्वांगीण विकास के जो सारे पहलू हैं, जो हम थेरेपिस्ट, मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट, डॉक्टर्स बात करते हैं, बॉडी कोशेंट, इमोशनल कोशेंट, इंटेलिजेंस कोशेंट, एडवर्सिटी, हैप्पीनेस कोशेंट, अगर आप इसको देखेंगे, ये आपके पंचकोश है। इससे परे कुछ नहीं है मॉडर्न साइकोलॉजी में अबाउट वेलबींग कोशेंट्स के बारे में। ये 5 कोशेंट, मैं अन्नमय कोश मेरा कैसा है, मेरा उसके प्रति भावना कैसी है, मेरा मनोमय कोश कैसा है, इमोशनल कोशेंट, इंटेलिजेंस एंड एडवर्सिटी कोशेंट विज्ञानमय कोश में आता है, और अंततोगत्वा मैं दिन प्रतिदिन कितना खुश महसूस करता हूँ, प्रसन्न महसूस करता हूँ, ये हैप्पीनेस कोशेंट। तो जो मॉडर्न साइकोलॉजी आज बात कर रहा है, वो हमारे ऋषियों ने आज से 5000 वर्ष पहले ही इस सिद्धांत को संकेत रूप से, चाहे वो गीता हो, भागवत हो, तैत्तिरीय उपनिषद हो, आयुर्वेद हो, इसमें संकेत रूप से हमें दिया हुआ है। बस इसी के साथ आई विल एंड माय टॉक। Can take questions if needed or yes. Parents are focusing their children should achieve whatever they could not achieve in their life. Unnecessary, they are creating pressure over their children. So how can we reduce this kind of pressure? What will be the proper remedy for this, sir? so usually in my psychology talks I usually say reality shows and social medias are the worst spoilers of this generation. reality show को देखकर पेरेंट्स को लगता है कि मेरे बच्चे में भी कुछ ऐसी खासियत हो कि वो स्टेज पे जाके परफॉर्म कर सके, डांस इंडिया डांस में जाए, इसमें जाए, उसमें जाए, और सिंगिंग में जाए, और रियलिटी शो की भी विविधता बढ़ती जा रही है। इसमें करना कुछ नहीं है। पेरेंट एज एन इंडिविजुअल पेरेंट यू हैव टू टेक डिसीजन दैट माय चाइल्ड इज फ्री, आई वुड लाइक टू गिव हिम एन ओपन एजुकेशन सिस्टम, आई विल नॉट फोर्स हिम। ये बहुत ही एक व्यक्तिगत डिसीजन होगा। सोसाइटी रूप से तो जैसे जैसे अवेयरनेस आएगी, जैसे जैसे अब ये जो जनरेशन है अब आगे बढ़ेगी और इसके साइड इफेक्ट्स दिखने लगेंगे, तब कोई भी जब साइकोलॉजी का चेंज होता है उसको 30, 40, 50 वर्ष लग जाते हैं, क्योंकि योग को योगा बनने में 30 वर्ष लग गए, अमेरिका गया, वापस आया, फेमस हुआ। वैसे ही ये जो साइकोलॉजी का जो दुष्प्रभाव है, जब ये जो 2000 के बाद की जनरेशन आगे बढ़ेगी और वो खुद महसूस करेंगे कि पेरेंट्स के प्रेशर की वजह से मुझ में क्या फ़र्क आया, तब वो अपने बच्चों को प्रेशर नहीं। और आपके हम व्यक्तिगत रूप से तो कोई भी पेरेंट डिसीजन ले सकता है कि मुझे अपने बच्चे को फ्री हैंड छोड़ना है, उसकी जो क्षमता हो, जो करना हो वो कर। एनी अदर क्वेश्चन? यस सर, यस सॉरी। ये जो एडवर्सिटी क्वेश्चन आपने बताया, तो इसको यदि हमें बच्चों में डेवलप करना है तो जैसे पांडवों के जीवन में तो स्वाभाविक एडवर्सिटीज आए, तो इसे कुछ नेचुरल कुछ एडवर्सिटी करना होता है, या हाउ डू वी इंक्रीज दिस? मिलिट्री ट्रेनिंग, सेंडिंग ऑन कैंप्स, ट्रैकिंग एटसेट्रा। अभी मैं जहाँ से आ रहा हूँ, आई एम टेकिंग अ योगा कैंप फॉर 15 days। पेरेंट्स ने मुझे पूछा बच्चों को एसी है क्या सोने के लिए, हाँ, खाने में क्या मिलेगा 15 दिन में, ये वो, मतलब पेरेंट्स ही इतने मतलब अननेसेसरी बच्चों को पैम्पर करते हैं कि एडवर्सिटी क्वेश्चन तो आने ही नहीं वाला। तो हमने तो उस कैंपस में मिलिट्री ट्रेनिंग को कंपलसरी कर दिया, 1 घंटा सुबह दिन में, वो भी जो भी आपका ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग। तो दैट इज द बिगिनिंग स्टेप। later on trekking, later on telling them to accept failures, not unnecessarily boosting their confidence or self esteem, नहीं तो बहुत अच्छा है, पढ़ाई में भी अच्छा है, इसमें भी अच्छा। So it's like a mixture of holistic things that we do to increase the adversity quotient. First is push and then prevent unnecessary things. Yes, sorry. डिस्ट्रैक्शन मुझे अर्थ नहीं समझा। हाँ मतलब, बट कैन यू एक एग्जांपल दे सकते हैं? हाँ, तो आजकल लोग स्ट्रेस को काउंटरएक्ट करने के लिए बैड हैबिट्स, मतलब आजकल वर्क प्लेस पे स्मोकिंग एटसेट्रा बोलते हैं, स्ट्रेस बस्ट करता है, राइट? बट उसके जो दुष्परिणाम है वो तो देखने मिलते ही है जीवन में, और वो शास्त्र की आवश्यकता नहीं है, वो तो एलोपैथी भी यही बोलता है। तो आपको डिसीजन लेना होगा। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में तो ये सारे जो व्यसन है इत्यादि अब इतने कॉमन है कि हम कुछ नहीं कर सकते उस बारे में। ठीक, सॉरी,
ओवर थिंकिंग को कंट्रोल करने के बहुत अलग अलग आयाम हैं। सबसे पहले आप किस विषय में ओवर थिंकिंग करते हैं, ठीक है, पैसे के बारे में, संबंधों के बारे में, कोई पर्टिकुलर डिसीजन, तो वो पहले पहचानना जरूरी है। दूसरा, ऐसे जो पदार्थ हैं जो आपको ओवर थिंकिंग करने के लिए मजबूर करते हैं, उनको लाइफ में धीरे धीरे कम करना, ठीक है। और बाकी बहुत सारे लाइफस्टाइल चेंजेस भी होते हैं, जैसे हम ट्राई करते हैं कि ऐसे पदार्थ ना खाएं जिससे ब्रेन स्टिमुलेट हो, ठीक है। रिड्यूस द अमाउंट ऑफ सोशल मीडिया, टीवी, जिससे ब्रेन को अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन ना जाए, तो ऑटोमेटिकली ब्रेन के अलग 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 आयामों पे कम करके एक होलिस्टिकली उसको कम करने का ट्राई करें। और कुछ मेडिटेशंस भी होते हैं जो ओवर थिंकिंग को रिड्यूस करें। ओके, नो मोर क्वेश्चंस, आई थिंक वी कैन वाइंड अप। हरे कृष्णा। ओ सॉरी, what have you thought, like whatever in the lecture, what do you feel, what could be? So first is आनंदमय कोश। what are you, मतलब आप जो पढ़ रहे हैं, आपको आपका लक्ष्य पता है, तो लक्ष्य डिफाइन करिए। तो रोज जब सुबह उठेंगे, मुझे पता है कि मैं पढ़ रही हूँ डॉक्टर बनने के लिए, मैं पढ़ रही हूँ पेशेंट्स को ठीक करने के लिए, तो ऑटोमेटिकली दिन में जो भी करना पड़ेगा, चाहे नीट की पढ़ाई करनी पड़े, कुछ भी करनी, आपको खुशी महसूस हो। विज्ञानमय कोश, टेक राइट इन्फॉर्मेशन, unnecessary, don't take unnecessary information from social media, WhatsApp University, etc, etc. Manomay Kosha, be aware of what emotions when you feel when you're fighting with your mother, father, friends, what are the different stresses, जो अलग अलग स्ट्रेस आपको महसूस होते हैं दिन प्रतिदिन, तो बी अवेयर ऑफ द इमोशंस। पढ़ाई करते हुए खुशी महसूस हो रही है कि जबरदस्ती कर रही है, ठीक है। प्राण शक्ति, रेगुलेशन ऑफ ब्रेथ, ओके, डू सम प्राणायाम, अनुलोम विलोम, नाड़ी शोधन बिफोर बिगिनिंग योर स्टडीज। रिसर्च जिसने पाया है कि जब आप नाड़ी शोधन करते हैं, ऑटोमेटिकली ब्रेन के दोनों एरियाज सिंक्रनाइज होते हैं, तो आपकी ग्रहण शक्ति अच्छे से बढ़ती है। और अन्नमय कोश, डाइटरी रेगुलेशन, टेक फूड जो आपकी मेमोरी को सपोर्ट करे, आपकी पढ़ाई को सपोर्ट करे। डोंट टेक फूड दैट मेक यू एक्साइटेड, ओवर एक्साइटेड, लेट्स यू स्लीप। रात को मीठा नहीं लेना है, हैवी नहीं लेना है, जिससे स्लीप ज़्यादा है, आलस ज़्यादा है। तो बैलेंस योर फूड एंड एक्सरसाइज, एंड प्लस एक्सरसाइज, योग। कभी कभी इज ओके, 10 का 11 हुआ, 12 हुआ, पढ़ाई में अब मैं भी 2 बजे तक जब MBBS की पढ़ाई करनी है, पढ़ना पड़ता है, बट देन अदर डेज एटलीस्ट आई ट्राई टू रेगुलेट। एग्जाम है नेक्स्ट दिन, तो 2 बजे तक मैं भी पढ़ूंगा, 3 बजे तक मैं भी पढ़ूंगा, ठीक है। बट देन अदर डेज ट्राई टू रेगुलेट अदर थिंग्स, लेट योर फूड टाइमिंग बी रेगुलर, लेट योर वेकिंग अप टाइम बी रेगुलर, स्पिरिचुअल एक्टिविटी रेगुलर। बाद में क्लास के बाद, ओके फाइन, थैंक यू, धन्यवाद। श्रीमान करण मित्तल प्रभु की। तो सामान्यतः ऐसा देखा जाता है कि जो जितना पढ़ा लिखा होता है, तो उसका वेद शास्त्रों से जो विश्वास है वो उठता है, वो नास्तिक बनता है। लेकिन हम यहाँ पर साक्षात देख सकते हैं कि मित्तल प्रभु जी ने MBBS की पढ़ाई की है और 32 वर्षों में 32 डिग्री प्राप्त की है, और कैसे उन्होंने हमारे जो शास्त्र है महाभारत को उससे रिलेट किया है। तो मुझे बड़े साइंटिस्ट है एक लॉर्ड केल्विन करके, उनका वाक्य एक याद आता है। वो कहते हैं कि इफ़ यू स्टडी डीपली साइंस इट विल फोर्स टू बिलीव इन गॉड। यदि आप विज्ञान का गहरा अध्ययन करोगे तो आप भगवान पर निश्चित रूप से विश्वास करेंगे। तो प्रभु जी के साक्षात उदाहरण से यही प्रतीत होता है कि आप अच्छे से डीपली स्टडी करोगे तो हमारे जो वेद शास्त्रों से आपका विश्वास नहीं उठेगा बल्कि विश्वास बढ़ेगा। तो आइए हम श्रीमान मित्तल प्रभु को धन्यवाद देना चाहेंगे इतने सुंदर प्रवचन के लिए। 3 बार जोर से हरि बोल बोलकर, हरि बोल, हरि बोल। मैं श्रीमान शिक्षाश्रम प्रभु को आमंत्रित करता हूं कि मंदिर की तरफ से एक छोटा सा उपहार उन्हें दें। हरि पहली दफ़ा जब गोविंद प्रभु मुझे इनके विषय में कहे तो मैंने गोविंद प्रभु को देखा। आप लोग सबने भी गोविंद प्रभु को सुना, जाना है गोविंद प्रभु को। तो गोविंद प्रभु यदि किसी को रेकमेंड करते हैं तो वो बहुत सहस्त्रों में से कोई बहुत विशेष होना चाहिए, तब जाकर गोविंद प्रभु रेकमेंड करते हैं। तो इतने वर्षों से
गोविंद प्रभु मुझे इनके बारे में बता रहे थे और मुझे पता ही नहीं था कि ये अपने नासिक के इतने नज़दीक संगमनेर वहाँ पर अधिकांश समय अपना बिताते हैं। तो हाल ही में जब ये मुझसे मिलने आए और गोविंद प्रभु ने इनको कहा कि जाकर उनसे मिलो, और फिर जब मुझे पता चला, मैंने केवल सुना था गोविंद प्रभु के मुख से इनके विषय में, परंतु जब मुझे पता चला कि इतनी डिग्रियां हैं, इतने क्वालिफाइड हैं, और न केवल इतनी डिग्रियां और इतने क्वालिफाइड बल्कि उन्होंने जो अपने साक्षात्कार से जो आज हमें ये सब कुछ प्रस्तुत किया है और अपने जीवन में भी उसको फॉलो करते हैं, तो अवश्य ही हम सब ने अनुभव किया कि एक प्रामाणिकता इनके अंदर, इनके वचनों के अंदर एक सोफिस्टिकेशन तो था ही। वो सोफिस्टिकेशन के साथ साथ जब कोई व्यक्ति इसे दिल से फॉलो करता है और अन्यों को इसे फॉलो कराता है, तो वो प्रामाणिकता भी दिखती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद मित्तल सर आपका कि आप यहाँ पर समय निकालकर, और ये तो केवल मुझे लगता है कि इनके बहुत सारे प्रेजेंटेशंस में से कोई एक प्रेजेंटेशन इन्होंने हमारे सामने प्रस्तुत किया है। तो हम आशा करते हैं कि आप रेगुलरली यहाँ पर हमको और विषयों के ऊपर ऐसे ही जागरूक कीजिए, यही आपसे मेरे। तो आज का ये ट्रेलर था, अभी बाकी पूरी मूवी है, तो हम निश्चित रूप से आपको आमंत्रित करना चाहेंगे, आपकी जो भी पूरी मूवी हम देखना चाहते हैं। थैंक यू। हरे कृष्ण। तो आने वाले 11 मई को रविवार को मंदिर में श्री नरसिंह चतुर्दशी का उत्सव मनाया जाएगा, जो प्रारंभ सुबह 5 बजे से होगा मंगल आरती से। और इस उत्सव को मनाने के लिए हमारे साथ परम पूज्य राधे श्यामानंद स्वामी महाराज जी रहेंगे, जो कि